हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज नो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेटर वैदिक पीरियड की। लेटर वैदिक पीरियड की टाइमलाइन जो है वो 1000 बीसी से 600 बीसी के आसपास की है। इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, जिसकी की टाइमलाइन थी 1000 बीसी से 1500 बीसी से 1000 बीसी के आसपास की। उसमें मैंने बताया था कि ऋग्वेद से हमें आर्यन के बारे में इंडिया में पता चलता है, और उनकी जो सोशल लाइफ थी, उनकी मटेरियल लाइफ थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या क्या था उनका, उन सब चीज़ों पे हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का पोर्शन देखेंगे कि वो जब इंडिया में और एक्सपेंड करते हैं और किस तरह से उनकी सोशल डिविजन्स हमारे इंडिया में शुरू हो जाते हैं, और किस तरीके से उनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो थी वो चेंज हो जाती है, और रिलीजन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो कुरुज थे, मैंने बताया था कि वो एक ट्राइबल अलायंस थी बिटवीन भारत ट्राइब एंड पुरुष ट्राइब। उन लोगों ने मिलकर एक कुरु ट्राइब बनाई थी, और पंजाब से वो लोग धीरे धीरे जब नीचे गंगा यमुना दोआब की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, एक्सपेंड करना शुरू करते हैं, तो उन्होंने जो दिल्ली और जो अपर पोर्शन ऑफ दोआब था, गंगा यमुना दोआब था, उसको ऑक्यूपाई कर लिया। और उससे एक रीजन जो बन के आया जिसको कि कुरुक्षेत्र बोला गया। उस कुरुक्षेत्र में उस कुरुक्षेत्र को वो लोग मैनेज करते थे। इसके बाद में पांचाल जो थे, वो लोग मिडिल पोर्शन जो था दोआब का, उसको मैनेज करते थे, या उस पर उनका अंपायर था। तो कुल मिला के जो जो कुरूज थे और जो पांचाल थे, उन्होंने पूरा जो अपर गैंगटिक रीजन था उसमें अपना शासन या अपना जो एम्पायर था वो स्टैब्लिश कर लिया था। ठीक है। अब अगर कुरूज की ओरिजिनल लोकेशन की बात करें कि वो कहाँ पे रहे थे, तो वो सप्त सिंधु में रहे थे जब इंडिया में आर्यंस आए हैं। इसके बाद में जो कुरु ट्राइब थी वो सरस्वती और दृशादवती जो रिवर थी उसके बीच में रही है। अब सरस्वती रिवर के बारे में तो पता है वेदास से, दृशादवती रिवर के बारे में सिर्फ वेदास में वर्णन है। इस समय वो नदी जो है वो कहाँ पर है, या किस नदी में जाके वो, या वो विलुप्त हो गई, या वो किसी दूसरी नदी के नाम से आज जानी जाती है, इसके बारे में काफ़ी सारी थ्योरीज हैं। जैसे कि अलेक्जेंडर कनिंघम का कहना है कि जो करंट राक्षी रिवर है वो जो थी वो ओल्ड दृशादवती रिवर थी। कुछ आर्कोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि जो करंट घाघर रिवर है वो शायद दृशादवती रिवर थी। वेदास में हमें यह पता चलता है कि जो दृशादवती रिवर थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर थी। काफ़ी सारे जो ऋषिज थे, जो फेमस ऋषिज थे, उनके आश्रम दृशादवती रिवर पे हुआ करते थे। और जो रिलीजियस सेरेमनीज थी या जो बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस थे वो भी दृशादवती रिवर पे परफॉर्म किए जाते थे। तो ये सब पता चलता है सिर्फ वेदास से। करंट में वो नदी कहाँ पर है, अभी भी कुछ भी एविडेंस हमें नहीं मिला है। अगर बैटल ऑफ महाभारत की बात करें तो उसकी टाइमलाइन कुछ जो है वो 950 बीसी के आसपास की है। अब जो ये पीरियड या जो टाइमलाइन है, ये दो बेसिस पर कैलकुलेट करके बताया गया है। पहला तो है जो महाभारत काव्य है उसके बेसिस पर, और दूसरा जो है जो हस्तिनापुर में एक्सकेवेशंस हुए हैं, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो मिले हैं, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर जो एक टाइमलाइन रफली दी गई थी वो 950 बीसी के आसपास की दी गई है। अब क्या है, जो एक्सकेवेशंस में हमें मिला है, तो जो ट्रेसेस हैं उससे ये पता चलता है कि उस टाइम पर जो लाइफ थी, जो सिविलाइजेशन थी, वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई थी जैसा कि महाभारत में एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि महाभारत जो थी वो काफ़ी बाद में कंपाइल की गई है, तो इसके कारण जो एक्चुअल उस समय की कंडीशन रही होगी, जो एक्चुअल उन लोगों की टाउन या सिटी प्लानिंग रही होगी, वो मैच नहीं करती है जो कि एक्सप्लेन किया गया है महाभारत में। इसके अलावा जो अगर हम जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें फर्दर एक्सपेंशन की बात करें, तो जो वैदिक पीपल थे वो ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी दोनों जगह एक्सपेंड किए हैं। ईस्टर्न यूपी और जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार है, जिसो जो कि विदेहा रीजन है, वहाँ पर उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ उन लोगों के साथ में जो कि कॉपर इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते थे और ब्लैक एंड रेड पॉटरी यूज़ करते थे। ठीक है। वेस्टर्न यूपी में वो जिन लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आए, ऐसा माना जाता है कि वो एक कॉन्ग्लोमरेट कल्चर को रिप्रेजेंट करते थे, लेट हड़प्पन, और जो ग्रे वेयर, हमें ग्रे वेयर वाला जो फेज रहा था, जो कल्चर रहा था, उन दोनों के मिश्रण को रिप्रेजेंट करते थे वो लोग इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। ठीक है। इसके आगे में अगर वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं तो ऋग्वेद जो था वो अर्ली वैदिक पीरियड में कंपाइल किया गया था। लेकिन बाकी के जो तीनों वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वो कंपाइल किए गए हैं लेटर वैदिक पीरियड में। और उनकी जो लोकेशन की बात करें तो वो जो गैंगटिक रीजन है, अपर गैंगटिक रीजन है, उस रीजन में ही कंपाइल किए गए हैं। ये सब हमें इन्हीं टेक्स्ट से पता चलता है। अगर सामवेद की बात करते हैं तो इसको बुक ऑफ म्यूजिक बोलते हैं, और जो इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन है वो सामवेद है।
अगर यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में जब मंत्रास को रिसाइट करते हैं तो उनके साथ में क्या रिचुअल्स परफॉर्म किए जाने चाहिए, ये एक्सप्लेनेशन यजुर्वेद में मेंशन है। इसको बुक ऑफ ज्योमेट्री भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो फायर ऑल्टर्स थे, जो हवन कुंड या हवन वेदिका होती थी, उनकी क्या डिज़ाइन होनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में विस्तार से यजुर्वेद में वर्णन है, तो इसीलिए इसको बुक ऑफ ज्योमेट्री भी बोलते हैं। अब अथर्ववेद जो है, ऐसी मान्यता है कि ये शायद नॉन आर्यंस ने कंपाइल किया था अथर्ववेद। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो नॉन आर्यन पीपल थे, उनके बिलीव्स और जो प्रैक्टिसेस वो फॉलो करते थे, उसके बारे में बताया गया है। इस अथर्ववेद को बास्केट ऑफ सुपरस्टिशन भी बोलते हैं, और जो इंडियन मेडिसिन का ओरिजिन है वो भी अथर्ववेद को माना गया है। इसके अलावा जो वैदिक जो वेदास थे, उनके 4 सेक्शंस हैं। पहला है संहिता, दूसरा है ब्राह्मणा, तीसरा है आर्यंकास और चौथा है उपनिषद। संहितास जो थी वो उनके रिस्पेक्टिव वेदास के नाम पर उनको नेम किया गया था। जैसे ऋग्वेद की जो संहिता थी उसको ऋग्वेद संहिता, सामवेद की संहिता को सामवेद संहिता बोला गया। संहिता क्या है? संहिता इज कलेक्शन ऑफ मंत्रास और हाइम्स। ठीक है। इसके बाद में जो ब्राह्मणास है वो क्या है? ब्राह्मणास है इन सारे मंत्रास जो है वो प्रोस फॉर्म में है, या उन मंत्रास का क्या मीनिंग होता है, उनका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो ब्राह्मणास में दिया गया है। आरंका का मतलब होता है फॉरेस्ट। ठीक है। आरंकास में क्या लिखा गया है कि ये सारे रिचुअल्स जो हैं ये जंगल में जो लोग निवास करते हैं, या जैसे कि हर्मिट्स हो गए, या वानप्रस्थ जीवन वाले लोग हो गए, या जो स्टूडेंट्स थे जो कि जंगल में रहते थे, तो वो लोग ये रिचुअल्स को किस तरह से फॉलो करेंगे उसके बारे में वर्णन दिया है। तो इसको बुक ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है। अब अगर उपनिषद की बात करें तो उसको वेदांत बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं? कि क्यों उस टाइम तक वेद जो थे वो वेदों की जो फिलॉसफी थी उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया बजाय कि रीति रिवाज के, तो उसको बोलते हैं वेदांत। और इसमें जो वेदास की फिलॉसफी है उन पे जोर दिया गया था, जैसे कि आत्मा और परमात्मा, या कोई एक सुप्रीम पावर, इन सारी चीज़ों पर फोकस किया गया है। तो उपनिषद जो थे वो सबसे लास्ट में कंपाइल किए गए हैं, और जिनकी टाइमलाइन अराउंड 700 से 600 BC की है। ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग देखें इसके कल्चर की, तो इसको आयरन फेस कल्चर बोलते हैं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आयरन जो था वो इजाद हुआ था 1200 BC से 600 BC के आसपास में। ये टाइमलाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रीजंस पे डिपेंड करता था कि कहीं पर आयरन जो था वो पहले इजाद हुआ, और कहीं कहीं पर हमें उसके बारे में बाद में पता चलता है। अगर इंडिया में बात करें तो वो टाइम लाइन जो है वो रफली 1000 BC के आसपास की है। हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि जो गांधार रीजन और पाकिस्तान है वहाँ पर आयरन यूज़ हो रहा था। काफ़ी सारे बरियर्स जो थे, जब उनका एक्सकेवेशन हुआ तो डेड बॉडीज़ के साथ में हमको आयरन के इम्प्लीमेंट्स मिले, या आयरन के टूल्स मिले। सेम जो है वो यूपी में जब एक्सकेवेशन हुआ है तो वहाँ पर भी हमको आयरन के जो टूल्स हैं वो मिले हैं। और ये टाइमलाइन जो यूपी वाली टाइमलाइन है वो है 800 BC। ठीक है। तो गांधार पाकिस्तान में बात करें तो 1000 BC के आसपास हमको प्रूफ मिला है। और अगर इंडिया में करंट इंडिया में यूपी में 800 BC के आसपास में हमको आयरन के इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। ठीक है। आयरन को श्यामा बोलते थे, या कृष्णा आयास भी बोला जाता था लेटर वैदिक टेक्स्ट में। चलिए आगे चलते हैं। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर जो था वो अभी भी प्रिमिटिव था, लेकिन वो काफ़ी प्रीवेलेंट था। ठीक है। सतपथा ब्राह्मण जो है वहाँ पर प्लॉइंग रिचुअल्स के बाद में जब खेतों की जुताई होती थी तो उस टाइम पे क्या रिचुअल्स फॉलो किए जाने चाहिए उनका भी प्रमाण मिलता है। इसके अलावा अगर उनके प्रोडक्शन की बात करें तो वीट जो था उनका स्टेपल फूड बन चुका था। बार्ले भी प्रोड्यूस करते थे वो लोग। राइस के भी हमको अवशेष भी मिले हैं, और इनका वेदास में वर्णन भी मिलता है। वेदास में राइस को व्रीहि बोला गया है। और जो हस्तिनापुर है वहाँ पे जब एक्सकेवेशंस हुए तो हमको 800 BC के आसपास के राइस के एविडेंसेस भी मिलते हैं। तो बार्ले, वीट, राइस, ये सारे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स थे वो उस टाइम तक प्रचलित हो चुके थे। इसके अलावा और अगर इनकी आर्टिस्टिक लाइफ की थोड़ी बात करते हैं, जो क्राफ्ट और आर्ट में जो फर्स्ट मेटल वैदिक पीपल ने यूज़ किया वो कॉपर था। और ऐसा अनुमान है कि जो राजस्थान में खेतरी माइन है वहाँ से इनको ये मेटल प्राप्त होता था। वीविंग जो था, जो कपड़े की बुनाई का काम है, वो औरतों में ही कन्फाइंड था, औरतों तक ही कन्फाइंड था। मेनली विमेन यूज टू डू दिस वर्क, लेकिन ये एक लार्जर स्केल पे हुआ करता था। अगर
इसके अलावा जो आर्टिस्टिक वर्क है वो लेदर वर्क भी होता था, कारपेंट्री का भी काम होता था, और पॉटरी जो था वो भी प्रोग्रेस में था। अगर पॉटरी की बात करें तो 4 तरह की पॉटरी हमको मिलती हैं आयरन कल्चर से, आयरन फेस कल्चर से, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर जो कि सबसे डिस्टिंक्टिव पॉटरी है, और रेड वेयर। रेड वेयर थी वो मोस्ट पॉपुलर पॉटरी जो है वो यहाँ की रेड वेयर थी। तो अगर डिस्टिंक्टिव पॉटरी की बात करें तो पेंटेड ग्रे वेयर होगी, और अगर मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट फेमस की बात करें तो वो रेड वेयर पॉटरी होगी। इसके अलावा ज्वेल वर्कर्स का भी मेंशन मिलता है, यानी कि ऐसा माना जाता है, ऐसा अनुमान है कि जो रिच पीपल थे वो इन लोगों का यूज़ किया करते थे, उनके गहने जो थे ये आर्टिस्टिक लोग बनाया करते थे। ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें लेटर वैदिक पीरियड में, जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें 4 तरह की सभा असेंबलीज हमें देखने को मिलती हैं, समिति, सभा, विधाता एंड गणा। ठीक है। और जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें सिर्फ समिति और सभा ही रह जाती है, विधाता का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। विधाता जो थी वो मेन और विमेन दोनों अटेंड कर सकते थे, तो लेटर वैदिक पीरियड में विधाता जो था वो पूरी तरीके से डोमिनेट हो चुकी थी बाय समिति एंड सभा। और समिति और जो सभा थी वो विमेन वर नॉट अलाउड टू अटेंड दोज असेंबलीज। ठीक है। दीज सभा एंड समिति वर डोमिनेटेड बाय किंग्स एंड प्रीस्ट। पुरोहित क्लास या फिर जो चीफ हुआ करता था, जो किंग हुआ करता था, वही उनका ही इस पे आधिपत्य हो गया था। ट्राइबल अथॉरिटी जो थी वो अब ट्राइबल ना रह के धीरे धीरे टेरिटोरियल होने लगी थी। पहली बार जो राष्ट्र वर्ड का यूज़ है वो हमें लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है। जो राजा का इन्फ्लुएंस था, जो राजा की पावर थी, वो रिचुअल्स के कारण और मजबूत हो चुकी थी। वो किस तरह के यज्ञ परफॉर्म करते थे जो राजा थे, तो 2-3 तरह के मेनली जो रिचुअल्स या जो यज्ञ हैं उनका वर्णन देखने को मिलता है। पहला है राजसूया, दूसरा है अश्वमेघा, तीसरा है वाजपेय। तो जो राजसूया यज्ञ था वो लोग परफॉर्म करते थे, जो किंग क्लास था, जो राजा लोग थे वो परफॉर्म करते थे ताकि उनको और पावर मिल सके। जो अश्वमेघ यज्ञ था उसका मतलब होता था कि अनक्वेश्चनड कंट्रोल ओवर एन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर उनका पूर्णतः या पूरी तरह से आधिपत्य जताने के लिए वो लोग अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म करते थे। तीसरा है वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ जो होता था वो चैरियट रेस जिसको बोला जाता था। तो ये 3 तरह के जो सेक्रीफाइसेस या जो सेरेमोनीज हैं उनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें टैक्स कलेक्शन के लिए किसी भी ऑफिसर का वर्णन नहीं है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में है, जिसको कि संगित्री बोलते थे, जिसका मतलब था कोई इकट्ठा करने वाला जो संग्रह करता हो। तो ये ऑफिसर जो था वो असाइन कर दिया गया था। इसके अलावा किंग को असिस्ट करने के लिए प्रीस्ट था, कमांडर था और चीफ क्वीन हुआ करती थी। ठीक है। लोअर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो ट्राइबल चीफ थे, जो ट्राइब्स थे, जो उनके चीफ थे विलेज लेवल पर, वो हैंडल किया करते थे लोअर एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है। जो किंग था इसके, लेकिन ये सब होने के बाद भी किंग के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। अभी भी जो मिलिटिया वाला कॉन्सेप्ट था वही चल रहा था। मिलिटिया कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि उनके पास में कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती है। जब भी वार की कोई सिचुएशन आती है तो जो सिविलियंस होते थे, जो नॉर्मल पब्लिक होती है, उन्हीं से एक आर्मी तैयार की जाती है। तो दिस इज कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मिलिटिया। इसके अलावा जो एक रिचुअल थी कि जब भी कोई वॉर की कंडीशन आती थी या जब भी कोई वॉर होता था तो जो किंग होता था वो कॉमन लोगों के साथ में, नॉर्मल पब्लिक के साथ में एक ही प्लेट से खाना खाते थे टू सक्सीड इन वॉर। तो ऐसी मान्यता जो थी वो लेटर वैदिक पीरियड में शुरुआत हो गई थी। अगर इनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सोशल क्लास जो थी वो 4 हिस्सों में, 4 डिविजन्स में जो सोशल क्लास थी उसके 4 डिविजन्स हो चुके थे, ब्राह्मणा, राजन्यास या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो अर्ली ऋग्वैदिक था उसमें सिर्फ 3 क्लासेस हमें देखने को मिलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जो लेटर था उसमें 4 डिविजन्स में सोसाइटी जो थी वो डिवाइड हो चुकी थी। जो बिगिनिंग थी उसमें ब्राह्मण जो थे वो पुरोहित थे, लेकिन पुरोहित की और 16 क्लास भी वहाँ पे मौजूद थी। ब्राह्मण्स ने क्या किया, उन्होंने अपने आप को सुप्रीम बताया, और जो उन्होंने ये बताया कि दे हैव राइट टू हैव नॉलेज, और जितने भी यज्ञ या जितनी भी रिलीजियस सेरेमोनीज थी वो ब्राह्मण्स परफॉर्म किया करते थे, जबकि बाकी और भी प्रीस्ट क्लासेस थी जो कि परफॉर्म करती थी। तो इस तरह से इन्होंने अपना पूरा आधिपत्य जो था वो स्थापित कर लिया था। इसके अलावा और क्या हुआ है सोशल चेंजेस, जो राइट ऑफ
प्राइमोजेनिचर में क्या होता है, जो फर्स्ट बॉर्न सन होगा उसको ही राजा बनने का अधिकार होगा, वही उत्तराधिकारी होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आ चुका था। और जो परिवार था, जो फैमिली थी, उसमें फादर को और ज़्यादा पावर दे दी गई थी, जिसके तहत वो अपने बच्चों को या अपनी संतान को अपनी जो प्रॉपर्टी थी उससे वंचित कर सकता था। तो ये जो एक सोशल चेंज था वो लेटर वैदिक पीरियड में आया था। मेल एंसेस्टर्स जो होते थे, जो हमारे पूर्वज होते थे, उनकी पूजा का कॉन्सेप्ट भी लेटर वैदिक पीरियड में आया है। ठीक है। अब विमेन की कंडीशन क्या हो गई थी? हालांकि कुछ विमेन थियोलॉजियन जो हैं वो फिलोसफिकल डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का उनका एविडेंस मिला है, लेकिन फिर भी विमेन जो थी उनको इन्फीरियर माना गया है, और ये था कि दे आर सब ऑर्डिनेट टू मेन। ठीक है। वरना जो जो वर्ण में डिवीज़न हुआ है सोसाइटी का, वो बहुत ज़्यादा एडवांस अभी भी नहीं हुआ था। सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी, जिसे कुछ जनेऊ बोलते हैं, वो कुछ आर्टिस्टिक जो लोग थे, जो आर्टिशियन क्लास थी, उनको भी अलाउड था। दे यूज टू एंजॉय दिस स्टेटस। ठीक है। इसके अलावा जो गोत्र का कॉन्सेप्ट था वो लेटर वैदिक पीरियड में शुरू हो गया था। गोत्र का मतलब होता है एक प्लेस जहाँ पर एक ट्राइब की सारी गायों को रखा जाता था। ओरिजिनली गोत्र का मतलब ये होता था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में उस गोत्र का मतलब होने लगा कि कॉमन एंसेस्टर को बिलोंग करने वाले सारे लोग जो होंगे वो समगोत्री होंगे या एक गोत्र के लोग माने जाएंगे। इसके बाद में एक्सोगैमी का कॉन्सेप्ट आ गया कि एक गोत्र के दो लोगों की आपस में शादी नहीं होगी। ये लेटर वैदिक का कॉन्सेप्ट था। और लेटर वैदिक पीरियड में हमें सिर्फ 3 आश्रम देखने को मिलते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। जो सन्यासी वाला चौथा आश्रम है, वो मेंशन नहीं है लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है। अगर लेटर वैदिक पीरियड में रिलीजियस चेंजेस की बात करें तो इंद्रा एंड अग्नि दे लॉस देयर इम्पोर्टेंस, जो कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था, जो ऋग वैदिक पीरियड था, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे। अभी 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड हैं वो कौन कौन से थे? प्रजापति, रुद्रा एंड विष्णु। प्रजापति जिन्हें कि ब्रह्मा द क्रिएटर भी बोला गया है, ही इंजॉयड द सुप्रीम पोजीशन। रुद्रा जो कि लॉर्ड शिव और लॉर्ड ऑफ एनिमल्स जिन्हें बोला गया है। और इसके अलावा जो विष्णु थे उनको प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर बोला गया है। ठीक है। इसके इन सारे चेंजेस के अलावा एक और लेटर वैदिक पीरियड में है, आइडल वर्शिप के भी हमें ट्रेसेस मिलते हैं। और जो काफ़ी सारे गॉड्स थे उनको सोशल डिवीजन ऑफ क्लासेस की बेसिस पे भी डिवाइड किया गया। जैसे कि पुशान वर्ड का है, पुशान गॉड का उन्होंने वर्णन किया है, एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज गॉड ऑफ शूद्रास। ठीक है। सेक्रीफाइसेस जो थे वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके थे, और 2 तरह के सेक्रीफाइसेस देखने को मिलते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। एक तो पब्लिक सेक्रीफाइसेस जो कि किंग परफॉर्म करता था, और दूसरे थे प्राइवेट, जो कि घर में या जो फैमिली थी उसके अंदर परफॉर्म किए जाते थे। इन्हीं के कारण, इन सेक्रीफाइसेस के कारण जो कैटल वेल्थ थी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही थी उनकी इकोनॉमी। और जो जो इन डिस्ट्रक्शन के कारण ही जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें आप 600 बीसी के आसपास में देखेंगे कि कम्स एन एरा ऑफ उपनिषद। ये एरा ऑफ उपनिषद क्या था? जिसमें ये बोला गया कि रिचुअल्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए जो राइट बिलीफ और जो राइट नॉलेज है उस पर। ठीक है। उसका मतलब क्या है? उन्होंने स्ट्रेस दिया कि एक आत्मा और ब्रह्मा का जो मिलन है विच इज़ ऑफ सुप्रीम इम्पोर्टेंस रादर देन परफॉर्मिंग ऑल दी सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स। तो ये सारे जो चीज़ों के कारण ही उपनिषद जो है उसको वेदांत या वेदों का अंत बोला गया है। ये उपनिषद थे, ये कंपाइल किए गए थे पांचाला और विदेया रीजन्स में, जिन्होंने इन रिचुअल्स को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। और क्या क्या चेंजेस हुए हैं? जो टेरिटोरियल किंगडम, जो ट्राइबल किंगडम पहले हुआ करती थी जहाँ पर पीपल वर लॉयल टू देयर किंग, अब वो एक टेरिटोरियल किंगडम बन चुकी थी। तो जो वॉर्स होते थे दे वर फॉर पोजेशन ऑफ काउज एज वेल एज फॉर टेरिटोरियल पोजेशंस। ठीक है। जो पेस्टोरियल सोसाइटी थी वो धीरे धीरे एग्रीकल्चरल सोसाइटी की तरफ बढ़ रही थी। जो ट्राइबल पेस्टोरल थे अब वो किसान बन चुके थे, पेसेंट बन चुके थे, जिससे कि वो अपने जो प्रोड्यूस होता था उससे जो चीफ थे उनको ट्रिब्यूट प्रोवाइड करके और स्ट्रॉन्ग बना सकें। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि इतना सब होने के बाद में क्या कोई स्टेट सिस्टम स्टैब्लिश हो पाया था? इसका आंसर है कि नहीं। इन सब चेंजेस के बावजूद कोई भी स्टेट सिस्टम स्टैब्लिश नहीं हो पाया था, क्योंकि एक प्रॉपर स्टेट सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो प्रॉपर टैक्स सिस्टम होना चाहिए, दूसरी किंग के पास में स्टैंडिंग आर्मी होनी चाहिए।
अब स्टैंडिंग आर्मी के लिए फर्दर हमें मनी की ज़रूरत होती है, फर्दर टैक्सेस चाहिए थे, और वो टैक्सेस नहीं मिल पा रहे थे। किस कारण? क्योंकि जब इन्होंने ट्रांजिशन किया पेस्टोरल सोसाइटी से एग्रीकल्चरल सोसाइटी की तरह, तो प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के कारण प्रोड्यूस जो था, जो प्रोडक्शन था, वो इतना सफिशेंट नहीं था कि वो लोग खुद भी खुद भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके और स्टेट या किंग को भी दे सके, ताकि वो एक स्टैंडिंग आर्मी जो है वो बना सके। तो इन सब चीज़ों के कारण एक प्रॉपर स्टेट सिस्टम जो था वो स्टैब्लिश नहीं हो सका। So this was end of this video. If you like this video, please hit like button, subscribe to my channel, and thank you so much for watching. I'll see you soon.